यहाँ बात करने वाले बॉयंसी एंड फ्लोटेशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालते हैं तो ये सर ने बहुत अच्छे से एग्जांपल से हमें ये बताया था कि सपोज़ करिए क्लास पूरी पैक है। अभी पूरी क्लास अगर पैक है तो इसमें अगर एक बच्चा किसी भी तरह अंदर घुस जाए और उसको हम बैठाए, शाकाल जो आया था हमारी क्लास में, तो राइट वाला राइट से धक्का मारेगा, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट से धक्का मारेगा। लेकिन चूँकि हम यहाँ देख सकते हैं कि हट क्लास में से एक्स्ट्रा लड़के, तो लेफ़्ट साइड में भी पी सेम हो जाएगा, राइट साइड में भी पी सेम आ जाएगा, तो बॉडी का जो नेट फोर्स जो उस पर लगेगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अगर एक पानी का लेयर है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बॉडी हमने उसमें रख दी, तो लेफ़्ट साइड से जो फोर्स लगेगा वो होगा पी डॉट डी ए, और राइट साइड से जो फोर्स लगेगा पी डॉट डी ए, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स उस बॉडी पे ज़ीरो लगेगा। अब अगर हम एक पानी का लेयर उसमें हम हॉरिजॉन्टली जगह पानी वर्टिकली डाल दें, तो हमें पता है कि अब इस केस में क्या होगा कि जो बॉडी होगा उसमें ऊपर लगेगा P1 रो H1, नीचे लगेगा P2 रो H2, या फिर P डॉट डी ए फोर्स की बात करें बेसिकली, तो P1 डी ए P2 डी ए, क्योंकि ऊपर पे तो उतना ही लगेगा और नीचे पे उसका एडिशन होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना होगा, P2 डी ए माइनस P1 डी ए। तो अब हम P2 डी ए माइनस P1 डी ए, तो P को तोड़ देंगे, रो जी H1 डी ए माइनस रो जी H2 डी ए, और फिर रो जी H2 माइनस H1 को H लिए डी ए। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ बी अब थ्रस्ट और बॉयेंट फोर्स विल बी इक्वल टू रो जी इंटीग्रेशन ऑफ एच डी ए, सो रो वी जी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। और ये क्या हो गया, सो बॉयेंट फोर्स विल बी इक्वल टू रो वी जी, या फिर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। सो एज पर आर्किमिडीज, व्हेन द बॉडी आर submerged or immersed inside the static fluid fully or partially, then the resultant force acts on the body in vertical. Then the resultant force acts on the body in vertical upward direction. This force is known as buoyant force or upthrust force, and the value of this force is always equal to the weight of the displaced fluid. Weight of the body is equals to weight of the displaced fluid. Weight of the body is equals to weight of displaced fluid. अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंट केसेस की, अब ये गेट में श्योर शॉट आना है, 100% आना है। जैसे सपोज़ करें एक बॉडी है पानी के नीचे, अब उसमें जो उस डेंसिटी ऑफ बॉडी कुछ होगी, सो एम बी मास जो वो बॉयेंट फोर्स के इक्वल होगा। सो मास ऑफ द बॉडी इनटू जी इज इक्वल्स टू रो ऑफ बॉडी वी ऑफ बॉडी जी इज इक्वल्स टू बॉयेंट फोर्स रो वी डिस्प्लेस्ड जी। सो डेंसिटी ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो भी रहेगा। तो यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड दोनों का लगभग इक्वल हो गया। अब अगर हमने हाथ डाला एकदम हल्के हाथ से उसको नीचे कर दिया, क्या बॉडी ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत हल्के हाथ से किया, तो वो रिमेन्स देयर ओनली बिकॉज फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे उस साइड में। बट अगर हम सेकेंड केस लेते हैं और इसमें मास ऑफ बॉडी जी इज इक्वल्स टू एफ बी, अब डेंसिटी जो है बॉडी का कम है, डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ज़्यादा है। तो अगर ये कंडीशन आ गई तो यानी वॉल्यूम जो होगा बॉडी का वो ज़्यादा होगा और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड लो होगा। तो इसके कारण क्या होगा, जैसे ही हम उसको हल्के हाथ से नीचे करेंगे, तो जैसे ही हमने उसको नीचे किया तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बढ़ा, बॉयेंट फोर्स बढ़ा, तो बॉडी तुरंत ऊपर की तरफ भागेगा ऊपर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गेट श्योर शॉट कंसेप्चुअल पॉइंट है जो आने वाला है।
अब अगर हम बात करें सेंटर ऑफ बॉयेंसी की, इट इज़ द पॉइंट एट विच बॉयेंट फोर्स एक्ट। ये पॉइंट है बॉडी पे जहाँ पे बॉयेंट फोर्स एक्ट करता है। And this point is exactly same as center of gravity of displaced volume of fluid. This point is exactly same as center of gravity of displaced volume of fluid. Center of gravity के इक्वल होता है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, तो सेंटर ऑफ बॉयेंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही हो गया। ठीक है, जहाँ पे भी बॉयेंट फोर्स एक्ट करता है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का। अब अगर हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंसेस ऑन सबमर्ज्ड बॉडी एंड फ्लोटिंग बॉडी, तो अगर हम सबमर्ज्ड बॉडी की बात करें तो सबसे पहले तो हम इसका सेंटर ऑफ बॉयेंसी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करेंगे। अब हमें इसका वर्टिकल एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल गया। तो अंडर डिस्टर्बेंस सेंटर ऑफ बॉयेंसी विल नॉट चेंज इन द शेप ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम रिमेन्स सेम। फ्लोटिंग बॉडी में अंडर डिस्टर्बेंस द सेंटर ऑफ बॉयेंसी विल चेंज इन द शेप ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम चेंजेस। तो अब अगर हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की जो कि गेट में आना तय है। सबसे पहले राइट साइड में एक छोटा वाला क्वेश्चन देखिए कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जो 2 में रखी है, 1 में नहीं रखी गई है, तो इसमें कौन से वाले का प्रेशर का डिफरेंस बेसिकली आएगा? तो 2 का आएगा। अब क्यों? क्योंकि 1 वाले का इफेक्ट भी ऊपर से टॉप तक होगा और 2 वाले का ऊपर से बॉटम तक होगा बॉडी पे। तो ऊपर वाला जो पानी का इफेक्ट हो दोनों में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 का इफेक्ट आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो सबसे पहले पानी है, उसमें 2 पानी है, डेंसिटी 1 डेंसिटी 2, उसमें बॉडी को हमने रख दिया V1 V2। अब हमने इसमें क्या किया, हमें डिटरमाइन करना है परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन H2, ये तो बेसिक जो बताना है वो है। सो अब हमें ये पता है कि नीचे जो मास लग रहा होगा, मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाई G इक्वल होगा बॉयेंट फोर्स 1 बॉयेंट फोर्स 2 रो वी जी, और मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम G। इससे आ जाएगा आंसर। अब अगर हम एक कंसेप्चुअल पॉइंट की इधर बात करते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लूइड का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब हमने एक बॉडी लिया था, ऊपर से H हाइट है, नीचे से H डैश है, ऊपर P1 D है, नीचे P2 D है, DA एरिया पे लग रहा था। तो जो नेट फोर्स होगा, तो नेट फोर्स जो होगा वो बेसिकली हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ठीक है, नेट फोर्स मतलब बेसिकली P2 माइनस P1 DA के बराबर होगा। ठीक है, और तो अब इसमें P2 क्या होगा? P2 होगा P1 प्लस रो 1 GH प्लस रो 2 GH डैश। तो ये जो है ये बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट आया यहाँ पे कि अब चेंज इन फोर्स क्या हो जाएगा, P2 की वैल्यू इसके अंदर डाल के इंटीग्रेट कर देंगे तो बॉयेंट फोर्स आ जाएगा रो 1 G V1 प्लस रो 2 G V2। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चंस में भी यूज़ होने वाला है, इसको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करेंगे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 और नेट मोमेंट 0। नेट फोर्स 0 और नेट मोमेंट 0। ठीक है, अब सबसे पहला केस है यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने फोर्स डाला, डिस्टर्बिंग फोर्स डाला, बॉडी रिस्टोरिंग से वापस, डिस्टर्बिंग डाला, बॉडी रिस्टोरिंग से वापस। तो व्हेन रिस्टोरिंग फोर्स इज डोमिनेंट तो बॉडी इज अनस्टेबल, और अगर अनस्टेबल है तो आप देख ही सकते हैं कि अनस्टेबल में हमने अगर डिस्टर्बिंग फोर्स डाला तो बॉडी कभी रिस्टोर ही नहीं करेगा। ठीक है, और न्यूट्रल में तो नो डिस्टर्बेंस नो रिस्टोरिंग। तो अब हम इसी में आ जाते हैं
स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। ठीक है, यहाँ पर हम जो केस देख रहे हैं वो देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी की। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं सबसे पहला केस, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सबमर्ज्ड बॉडी को हमने डाला। ठीक है, जी ऊपर है, बी नीचे। बी है हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी और जी जो है वो सेंट्रॉइड वगैरह, जहाँ पर उसका सारा मास एक्ट करेगा। तो जैसे हमने इसको डिस्प्लेस किया तो जी नीचे लग रहा है, बॉयंट फोर्स ऊपर लग रहा है। ये अनस्टेबल है क्योंकि बी लाइज बिलो जी। न्यूट्रल कंडीशन तब होगी जब बी एंड जी दोनों कोइंसाइड करेगा, मास और जो फोर्स है बॉयंट फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो बॉडी इज इन न्यूट्रल। अब थर्ड वाले में बी ऊपर है, जी नीचे है। ठीक है, तो बी लाइज अबव जी, तो स्टेबल। नाउ इसी चीज़ को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम वेट को नीचे की तरफ रखते जाएंगे सबमर्ज्ड बॉडी के केस में, वो उतना ही स्टेबल होता जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम वेट नीचे अपनी तरफ लाते रहते हैं पैरों की तरफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ शिफ्ट होता रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन हमारे लिए शो करता है। ठीक है, तो अगर हम फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन आप देख ही सकते कि हमने अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि हमने राइट साइड घुमाया और मोमेंट भी फिर राइट ही साइड लग गया। तो यार ये तो अनस्टेबल हो गया ना, और उसको घुमा दे रहा है। और स्टेबल वाले में वो अपोजिट पे मोमेंट लग रहा है, हमने राइट घुमाया लेफ़्ट पे लगा, बॉडी स्टेबल हो जाएगी अपने आप। तो जैसे जैसे वेट हम नीचे की तरफ बॉडी का इंक्रीज़ करेंगे, जी जो है वो भी नीचे अगर शिफ्ट होता रहेगा तो बॉडी स्टेबिलिटी की ओर मूव करेगी। अब हम फ्लोटिंग बॉडी के केस की बात कर रहे हैं। फ्लोटिंग बॉडी के केस में क्या होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, सबसे पहले जी इसमें ऊपर है और बी नीचे है। ठीक है, हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो अब ऑब्वियस सी बात है यार, वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, तो बी हल्का सा शिफ्ट होगा। अब जी इसमें नीचे लग रहा है, बी ऊपर लग रहा है, और बी जिस पॉइंट पे वर्टिकल एक्सिस को कट करेगा वो होगा मेटा सेंटर, और ऊपर एफ बॉयंट फोर्स लगेगा। फिर न्यूट्रल में बी और जी भी लग रहे थे, और जैसे ही हमने इसको घुमाया वॉल्यूम चेंज हुआ, बी शिफ्ट हुआ। बी जहाँ पे लग रहा था नीचे, जी वर्टिकल एक्सिस पे ऊपर लग रहा था, तो जहाँ पे बी वर्टिकल एक्सिस कट करेगा वो मेटा सेंटर। और अनस्टेबल के केस में भी बी हमेशा, ऑब्वियस ही बात है कि ये तो बेसिक चीज़ें है, जी ऊपर लगेगा बी से। अब मेटा सेंटर क्या है? मेटा सेंटर जो, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन passing through new center of buoyancy with the vertical axis of the body under very small angular tilt given to the body. It is the point about which body is oscillating under very small angular tilt given to the body. ठीक है, तो अब अगर हम बात करेंगे मेटासेंट्रिक हाइट जीएम की, तो वो हो जाएगा बीएम माइनस बीजी। अब हमें पता है कि अगर मेटासेंट्रिक हाइट 0 से बड़ा होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा, इक्वल टू 0 होगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस होगा, और लेस देन 0 हुआ तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बनाएगा। तो जिस मेटासेंट्रिक हाइट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी विच इज़ intersected by free surface level upon volume of displaced liquid minus bg। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ हम 3 केस कंसीडर करेंगे। तो अगर एक कोन है तो बेसिकली कोन जो है वो, उसका जो जी होगा वो 3/4 होगा, और स्मॉल h जो होगा फ्री सरफेस है वो 3/4 पे बी लगेगा, और ऊपर जी लग रहा है। ठीक है, अब इसमें जो हाइट ऑफ सी जी होगा वो 3/4 होता है, और आई जो होगा वो πr 4/4 होगा। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ सिलेंडर है, जी लगेगा L/4
पे और h एज्यूम कर लिया और b लगेगा h/2 पे. Let h be the height of cylinder inside water. So force analysis से weight of body is equals to buoyant force. तो उससे हमारा एक पहला रिलेशन आ गया. ठीक है. अब ये जो पहला रिलेशन आया है हमारा, अब हम आ जाएंगे तो इससे हमारा फर्स्ट रिलेशन आ जाएगा और बेसिकली न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है. GM 0 हो गया तो I हो गया π/4 d4 और नीचे आता है हमारा वॉल्यूम. सो π/4 d² इंटू h, क्योंकि एक छोटा सिलेंडर नीचे बन रहा है इसलिए ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट थी जानने के लिए. ठीक है. तो h/2 और स्मॉल h/2. अब अगर हम शिप की बात करते हैं, शिप बिल्डिंग, तो फॉर रेक्टेंगुलर सरफेस विच आई शुड बी टेकन. अब जैसे शिप है, शिप में एक रेक्टेंगुलर सरफेस बन रहा है PQRS. अब हम देख सकते हैं अगर हम इस साइड फ्री सरफेस वाटर लेवल जब कट कर रहा है वहाँ पे हमने B सेंटर ऑफ बॉयंसी दिखा दिया, G सेंट्रॉइड दिखा दिया. अब रोलिंग और पिचिंग दो कंडीशन आती है. रोलिंग मतलब साइड में रोलिंग और पिचिंग आगे पीछे अच्छे अच्छे. सो ILL रोलिंग इज़ LW³/12 और I पिचिंग इज़ WL³/12. तो अगर हम इन डिज़ाइनिंग फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़ मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेकन. ठीक है. ILL. जब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है T इज इक्वल्स टू 2π√K²/G/M. K होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, T 2π√K²G/M. T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√Gm. मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा. ठीक है. लेकिन टाइम जो होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वो घटेगा तो कंफर्ट घटेगा. तो कंफर्ट के लिए हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट कम करते हैं ताकि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाए, कंफर्ट हो जाए. रोलिंग में स्टेबल तो वैसे ही स्टेबल. और अगर हम बात करें वॉरशिप में तो इसमें हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा रखें ताकि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम रहे. अब इसमें सर ने एग्जांपल दिया था कि अगर वॉरशिप है उसमें सपोज़ करो एक एयरप्लेन टेक ऑफ किया तो वो थोड़ा उसका टिल्टिंग होगा, तो वो जैसे ही टिल्ट हुआ वो तुरंत वापस आ जाए ताकि हेलीकॉप्टर लैंड करा दे. लेकिन पैसेंजर लोग के लिए ज़रूरी थोड़ी है ये सब. अब वो सो रहा है तुरंत ऊपर आ रहा है, फिर सो रहा है तुरंत ऊपर आ रहा है, क्योंकि फ्लोटिंग हो रही है, रोलिंग हो रही है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है.